आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब इंडिया के कुछ ऐसे क्रिएटर्स की जो एक टाइम पे ओजी यूट्यूबर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे उनकी बातें भी ना के बराबर होती है। जहां पहले उन्हें मिलियंस में व्यूज आते थे, वहां अब मुश्किल से 1 मिलियन भी व्यूज नहीं आ पाते। हर क्रिएटर का एक राइज और डाउनफॉल का एक जर्नी होता है, और ये वीडियो उन क्रिएटर्स के बारे में होगा जो कभी यूट्यूब के जेम्स हुआ करते थे, लेकिन अब अपने इनिशियल ग्लोरी से काफी दूर जा चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं अमित पढ़ाना। अमित पढ़ाना, जिसका नाम पहले हर इंडियन यूट्यूब या फेसबुक यूजर के जुबान पर था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जहां अमित पढ़ाना के पुराने वीडियोस में 40 से 50 मिलियन व्यूज आ जाते थे, लेकिन अब मुश्किल से 4 से 5 मिलियन व्यूज भी नहीं आ पाते। अमित पढ़ाना की कॉमेडी क्लीन और रिलेटेबल थी, जो हर एज ग्रुप को पसंद आती थी। उनका कंटेंट देसी और फैमिली फ्रेंडली होता था, जिसकी वजह से लोग अच्छे से रिलेट भी कर पाते थे, और वीडियोस फनी होने के कारण लोगों को मजा भी आता था। उनका कंटेंट बहुत सिंपल था, हर दिन के छोटे छोटे इश्यूज को फनी तरीके से प्रेजेंट करना। उनके जोक्स ऐसे होते थे जो हर इंडियन को रिलेट करते थे। अमित के सक्सेस का फॉर्मूला था उनका रिलेटेबल कंटेंट। अगर आपने उनका कंटेंट देखा होगा तो आपको याद होगा कि उनकी आइकॉनिक लाइन थी, मास्टर बिनू कहता ऐसा ना पढ़ाना, नाम है मेरा अमित पढ़ाना। ये उनके ऑडियंस के साथ उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में हेल्प करता था। अमित का कंटेंट इतना वायरल हो गया कि उन्होंने बहुत जल्दी अपने चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। उन्होंने अपने वीडियोस में अपने डेली लाइफ के फनी सिचुएशंस को एग्जैजरेट करके प्रेजेंट किया। उनका स्टाइल ऐसा था जो हर कोई इजीली समझ सकता था, और ये उनकी ग्रोथ का मेजर रीजन बना। अमित पढ़ाना ने अपने ऑडियंस के साथ अपना बॉन्ड बनाया था। उन्होंने कभी अपने कंटेंट को वल्गैरिटी और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से करप्ट होने नहीं दिया। उनकी ग्रोथ एक परफेक्ट एग्जांपल थी कि अगर आप अपना कंटेंट यूनिक और कंसिस्टेंट रखें तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सक्सेस पा सकते हैं। अमित ने कभी अपने स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और ये उनकी सक्सेस का रीजन था। उनके अर्ली डेज में वो कभी कंटेंट में रिपीटेशन नहीं दिखाते थे, और हर वीडियो को नए आइडियाज के साथ बनाते थे। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और अमित पढ़ाना के केस में ये टर्निंग पॉइंट था कंटेंट सैचुरेशन। अमित ने अचानक से अपने कंटेंट में चेंज ला दिया। पहले जहां वो 8 से 10 मिनट की देसी कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, अब वो लॉन्ग फॉर्म और स्टोरी वाली वीडियोस बनाने लगे। ये चेंज अचानक से हुआ था, जिससे कि ऑडियंस एंगेज नहीं हो पाई, और अमित पढ़ाना के व्यूअरशिप में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। अभी अगर आप अमित के कंटेंट को देखोगे तो आपको मूवी टाइप कंटेंट ही देखने को मिलेगा, जिसमें कॉमेडी पे फोकस कम करके स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आज के टाइम में अमित पढ़ाना का चैनल स्टिल बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी ग्रोथ रुक सी गई है। उनके चैनल के सब्सक्राइबर काउंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, और उनके व्यूज भी अब पहले वाले लेवल पर नहीं है। अगर हम उनके सब्सक्राइबर ग्रोथ को देखें तो वो अब तक अपने सब्सक्राइबर बेस को ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं। अमित पढ़ाना अब भी एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, और उनके पास एक लॉयल फैन बेस भी है, लेकिन अब उनके वीडियोस पे व्यूज उतने नहीं आ पाते। इस लिस्ट के अगले यूट्यूबर का नाम है गौरव चौधरी, AKA टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी ने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत 2015 में किया था, और धीरे धीरे उन्होंने अपने यूनिक स्टाइल और कंटेंट के थ्रू अपना एक ह्यूज फैन बेस बना लिया। टेक्निकल गुरुजी का कंटेंट सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होता था, जिसकी वजह से उनके वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आने लगे थे। टेक्निकल गुरुजी की जर्नी काफी इंस्पायरिंग थी। उन्होंने अपने कंटेंट को बहुत अर्ली स्टेज में इवॉल्व कर लिया था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ टेक रिव्यूज दिए, बल्कि उनके वीडियोज में टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। उनका स्टाइल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसमें उन्होंने हर चीज को शॉर्ट और क्रिस्प रखा, जो कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया। टेक्निकल गुरुजी का ग्रोथ काफी रैपिड हुआ, और ये उनके कंटेंट की क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी की वजह से हुआ था। वो रोज टेक टॉपिक्स रिलेटेड कंटेंट बना रहे थे। उनका स्टाइल बहुत ही यूनिक था, क्योंकि वो हर टॉपिक को बेसिक लेवल पे समझाते थे, जो हर किसी को इजीली समझ आ जाता था, चाहे वो टेक एक्सपर्ट हो या फिर एक कोई नॉर्मल व्यूअर। टेक्निकल गुरुजी ने कभी अपने कंटेंट को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। अगर आपने देखा होगा तो उनका कंटेंट हमेशा से टू द पॉइंट होता था, बिना किसी अननेसेसरी टॉपिक्स के। इस अप्रोच ने उन्हें एक ह्यूज सब्सक्राइबर बेस बनाने में हेल्प की। उन्होंने अपनी वीडियोस को शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव रखा, जिसमें टेक न्यूज, गैजेट रिव्यूज और अनबॉक्सिंग पॉपुलर हुआ था। उन्होंने अपने चैनल को रेगुलरली अपडेट करते हुए टेक रिलेटेड टॉपिक्स पर बहुत ही कंसिस्टेंट कंटेंट बनाया। 2017 तक टेक्निकल गुरुजी का चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका था, और फिर उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करते हुए अपना ऑडियंस और एक्सपेंड किया। 2018-19 तक उनका सब्सक्राइबर बेस मिलियंस में बढ़ गया, और अब टेक्निकल गुरुजी एक मेन स्ट्रीम टेक चैनल बन चुका था। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में एक पॉइंट आता है जब चीजें फेड होने लगती है। टेक्निकल गुरुजी के केस में यह टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो कुछ ज्यादा ही कंसिस्टेंट होने लगे। इनिशियली उनका कंटेंट फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव था, लेकिन जब उन्होंने अपने कंटेंट को रिपीट करना शुरू किया, तब उनके व्यूज में डिक्लाइन दिखाई देने लगा। टेक्निकल गुरुजी का कंटेंट इतना स्पेसिफिक था कि वो एक पॉइंट के बाद उन्हीं टॉपिक्स को रिपीट करते गए। जब एक क्रिएटर एक ही फॉर्मेट को फॉलो करना शुरू कर देता है, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट नेचुरली थोड़ा डिक्लाइन करने लगता है। टेक्निकल गुरुजी के डाउनफॉल
डाउनफॉल का रीजन ये था कि उन्होंने अपने कंटेंट को इवॉल्व नहीं किया। उनका फॉर्मेट वैसे का वैसा ही चल रहा था। ये कंटेंट उतना एक्साइटिंग और एंगेजिंग नहीं रहा क्योंकि व्यूअर्स को नए आइडियाज और फॉर्मेट्स की जरूरत थी। एक और मेजर फैक्टर ये था कि टेक इंडस्ट्रीज में कंपटीशन का बढ़ना। जब नए टेक क्रिएटर्स ने अपने कंटेंट को इनोवेटिव और फ्रेश आइडियाज के साथ इंट्रोड्यूस किया, तब नेचुरली टेक्निकल गुरुजी के कंटेंट को कंपेयर किया जाने लगा। टेक्निकल गुरुजी का कंटेंट अब थोड़ा ओल्ड फैशन फील होने लगा। आज के टाइम में टेक्निकल गुरुजी का चैनल स्टिल एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनकी ग्रोथ रुक सी गई है। उनके चैनल का सब्सक्राइबर काउंट अब ज्यादा नहीं बढ़ रहा है और उनके व्यूज भी पहले जैसे नहीं आ रहे हैं। अगला यूट्यूबर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मुंबईकर निखिल शर्मा, जिसे आप मुंबईकर निखिल के नाम से जानते होंगे। मुंबईकर निखिल जो मोटो ब्लॉगिंग की दुनिया में काफी पॉपुलर है। निखिल ने अपनी जर्नी 2017 में स्टार्ट की थी और जल्द ही अपने यूनिक कंटेंट और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के साथ यूट्यूब पर एक मैसिव फॉलोइंग बनाई। उस वक्त मोटो ब्लॉगिंग का क्रेज चल रहा था और निखिल ने अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। शुरुआत में उनके वीडियोस में मोटरसाइकिल राइड्स, ट्रैवल व्लॉग्स और डेली लाइफ के मोमेंट्स इंक्लूड थे। इस कंटेंट स्टाइल ने उन्हें बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी दी और वो यूट्यूब पर एक ग्रोइंग स्टार बन गए। मुंबईकर निखिल की राइज काफी फास्ट थी क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग्स में एक अलग ही फ्लेवर ऐड किया था। उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ पर्सनल लाइफ को भी शेयर किया जो उनके ब्लॉग्स को रिलेटेबल बनाता था। जब उन्होंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू की थी उस टाइम पे मोटो ब्लॉगिंग काफी रेयर और यूनिक था और लोग इस कंटेंट को काफी एंजॉय कर रहे थे। निखिल के वीडियोस में उनके लव फॉर मोटरसाइकिल्स, उनके ट्रैवल एडवेंचर्स और उनका फ्री स्पिरिटेड लाइफस्टाइल दिखाता था। बस प्रॉब्ली आज मेरी लाइफ की सबसे खतरनाक एडवेंचर जर्नी होने वाली है। उन्होंने अपने ब्लॉग्स में न सिर्फ ट्रैवल डायरीज बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी शो किया जिसमें उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और डेली लाइफ के मोमेंट्स भी इंक्लूड थे। इस कॉम्बिनेशन ने उनको बहुत जल्दी एक लॉयल फैन बेस दिया। मोटो ब्लॉगिंग का नीश उन्होंने अपने यूनिक वे में फिल किया और उनके वीडियोस का एक अलग ही वाइब था। निखिल ने अपने कंटेंट को काफी एंगेजिंग बनाया था और उन्होंने अपने ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। उनका राइज बहुत ऑर्गेनिक था। जब निखिल ने अपनी बाइक राइड्स और एडवेंचर्स ट्रिप्स को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने अपने जर्नी को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया। ये उनका मेजर यूएसपी था जो उनको दूसरे मोटो ब्लॉगर से अलग बनाता था। मुंबईकर निखिल का लाइफस्टाइल और पैशन फॉर बाइक्स ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और उनका सब्सक्राइबर काउंट रैपिडली ग्रो हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मुंबईकर निखिल ने अपने कंटेंट में चेंजेस लाने शुरू किए। मोटो ब्लॉगिंग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने अपने वीडियोस को डेली ब्लॉग्स की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। अब उनके ब्लॉग्स में बाइक राइड्स कम और उनकी डेली लाइफ के छोटे मोमेंट्स ज्यादा फीचर होने लगे। ये शिफ्ट उनके लिए इनिशियल स्टेजेस में सक्सेसफुल था क्योंकि उन्होंने अपने ऑडियंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को और ज्यादा शेयर करना स्टार्ट किया। लेकिन ये शिफ्ट निखिल के लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुआ। मोटो ब्लॉगिंग जो एक नीश और एक यूनिक कंटेंट था वो डेली ब्लॉगिंग में कन्वर्ट हो गया जिसमें कंटेंट की नोवेलिटी कम हो गई। ऑडियंस को लगने लगा कि उनके वीडियोस में वही पुरानी चीजें दिखाई जा रही हैं, डेली रूटीन्स, फैमिली मोमेंट्स और नॉर्मल लाइफ के ब्लॉग्स जो हर दूसरे ब्लॉगर के पास ऑलरेडी थे। यहाँ पे कंटेंट सैचुरेशन शुरू हो गया। मुंबईकर निखिल के डाउनफॉल में एक मेजर रीजन उनके कंट्रोवर्सीज भी रहे। निखिल ने अपने करियर के दौरान काफी बार पब्लिक कंट्रोवर्सीज को फेस किया। उनका सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी 2020 में उस वक्त था जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी वाइफ के साथ एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट पर उन्होंने अपने पर्सनल इश्यूज को पब्लिकली एक्सपोज किया था जिसे कई लोगों ने अननेसेसरी और ओवर एक्सपोज्ड बोला। जब एक क्रिएटर अपने पर्सनल लाइफ को इतना ओपनली शेयर करता है तो उनके ऑडियंस के बीच में मिक्स्ड रिएक्शन आने लगते हैं। निखिल की कंट्रोवर्सीज ने उनके पर्सनल ब्रांड को थोड़ा डैमेज किया और उनका इमेज थोड़ा पब्लिक क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ। ऑडियंस को लगा कि उनके ब्लॉग्स अब सिर्फ पर्सनल इश्यूज पर फोकस करते हैं जो उनके ओरिजिनल मोटो ब्लॉगिंग कंटेंट से काफी अलग था। और ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए आई विल ट्राई एंड डू माई बेस्ट कि मैं कोशिश करूं कि आपको एक फ्रेश कंटेंट दूं। एक और रीजन जिसे मुंबईकर निखिल को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा वो था उनके ब्रांड पार्टनरशिप्स और स्पॉन्सरशिप्स का डिक्लाइन। जब उन्होंने अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को शिफ्ट किया और डेली ब्लॉग्स पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया तो उन्होंने अपने ब्रांड कोलैबोरेशंस को भी ज्यादा प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन ऑडियंस को ये लगने लगा कि वो अपनी ऑडियंस के लिए ऑर्गेनिक कंटेंट बनाने की बजाय पेड प्रमोशंस और ब्रांड कोलैबोरेशंस ज्यादा कर रहे हैं। जब ऑडियंस को लगता है कि क्रिएटर सिर्फ पैसा कमाने के लिए कंटेंट बना रहा है और उनका असली कंटेंट और फैशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो उनका ट्रस्ट टूट जाता है। निखिल के केस में भी ऐसा ही हुआ था और ब्रांड कोलैबोरेशंस का ओवर सैचुरेशन उनके कंटेंट को अफेक्ट करने लगा। स्पॉन्सरशिप डील्स उनके कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज करते गए और लोगों को लगने लगा कि उनका कंटेंट अब कमर्शियल हो गया है। जब निखिल ने अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई किया तो इनिशियली अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने की काफी कोशिश की लेकिन उनके व्यूज में डिक्लाइन होना शुरू हो गया। डेली व्लॉगिंग का फॉर्मेट जो एक टाइम पे फ्रेश था अब वो पुराना और रिपीटेटिव हो गया।
ऑडियंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा और निखिल को अपने रेगुलर वीडियोस पे पहले ऐसे व्यूज नहीं मिलने लगे। अगर हम देखें तो मुंबईकर निखिल का चैनल पहले बहुत पॉपुलर था, लेकिन जब उन्होंने अपने कंटेंट में कुछ फ्रेश आइडियाज नहीं लाए और डेली ब्लॉग्स में स्टक हो गए तो उनके व्यूज नेचुरली गिरने लग गए। आज के टाइम में मुंबईकर निखिल के चैनल पे अब भी काफी सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनके वीडियोस पे अब पहले ऐसे व्यूज नहीं आते। उनका एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा गिर चुका है। उनके चैनल पे जो इनिशियली ऑर्गेनिक ग्रोथ मिली थी वो अब रुक सी गई है। अगर हम उनके करंट कंटेंट को देखते हैं तो वैसा एक्साइटमेंट और यूनिकनेस अब नहीं दिखती जो पहले उनके मोटो ब्लॉग्स में होती थी। फैक्ट टैग्स एक ऐसा चैनल जो आज भी सब्सक्राइबर के मामले में YouTube का नंबर 1 फैक्ट चैनल है। राजेश कुमार एक फैक्ट टैग्स ने बहुत जल्दी यूनिक फैक्ट्स के कंटेंट की वजह से पॉपुलैरिटी गेन कर ली। शुरुआत में फैक्ट टैग्स ने अपने वीडियोस में अनएक्सप्लेन्ड मिस्टीरियस फैक्ट्स और रेयर टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाना शुरू किया जो लोगों को काफी पसंद आता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको आज के टाइम पे सब भूलते जा रहे हैं। फैक्ट टैग्स का राइज एकदम ऑर्गेनिक था। जब इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी तब यूट्यूब पर ऐसे फैक्ट बेस्ड कंटेंट काफी रेयर थे। उन्होंने अपने वीडियोस में ऐसे टॉपिक्स को कवर करना शुरू किया जो पहले लोगों को बहुत कम देखने को मिलता था। उन्होंने अपनी सीरीज अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पे वीडियो बनाई जिसमें वो दुनिया की अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करते थे। ये सीरीज उनके चैनल का मेन यूएसपी बन गया था और इससे उनको अपनी ऑडियंस से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। उन्होंने अपने कंटेंट को ऐसे तरीके से डेवलप किया कि उनका चैनल रैपिडली ग्रो कर गया। उनके वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे और चैनल के सब्सक्राइबर काउंट भी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। फैक्ट टैग्स का कंटेंट ऑडियंस को एंगेज करता था और उनकी वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव भी होती थी। ये उनके इनिशियल राइज का रीजन था। उनके वीडियोस ज्यादातर अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस चीजों और स्ट्रेंज फैक्ट्स और अननोन नॉलेज पर फोकस्ड था। ये टाइप के कंटेंट यूट्यूब पर काफी डिमांड में था और उनका चैनल क्विकली पॉपुलर भी हो गया। उनके हर वीडियोस में कुछ नया सीखने को भी मिलता था। इस पीरियड में फैक्ट टैग्स ने अपने फेस कैम वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर दिया और उनको फेस कैम वाली वीडियोस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। उनके कंटेंट स्टाइल, टाइटल और थंबनेल सब कुछ बहुत वेल थॉट होता था। फैक्ट टैग्स ने अपनी थंबनेल्स को ऐसे डिजाइन किया था कि वो ऑडियंस को क्यूरियोसिटी के साथ अट्रैक्ट कर सके। उनके टाइटल्स और थंबनेल्स ऑडियंस को ये फोर्स करते थे कि वो वीडियो देखे और नए फैक्ट सीखे। ये उनका सक्सेस का एक मेन फैक्टर था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा फैक्ट टैग्स के चैनल में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला। उनके वीडियोस पर व्यूज कम होने लगे और उनका एंगेजमेंट रेट भी गिर गया। फैक्ट टैग्स ने अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई नहीं किया था। उन्होंने अपने वीडियोस को एक फिक्स्ड फॉर्मेट पे बनाया था। टॉप 10 फैक्ट्स, अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस थिंग्स एंड वियर्ड फैक्ट्स। ये कंटेंट का रिपीटेटिव होना उनके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बन चुका था। और जब व्यूवर्स को लगता है कि उनको सेम टाइप ऑफ कंटेंट हर वीडियो में मिल रहा है तो उनका इंटरेस्ट नेचुरली कम हो जाता है। फैक्ट टैग्स टाइम के साथ कंटेंट को इवॉल्व नहीं कर पाए। वो वही पुराने स्टाइल में वीडियोस बना रहे थे जिससे ऑडियंस ने भी एक टाइम के बाद उन्हें देखना छोड़ दिया। और आज के टाइम पे यूट्यूब ऑडियंस शॉर्ट वीडियोस देखना ज्यादा प्रीफर करते हैं। जब यूट्यूब शॉर्ट्स का ट्रेंड आया तो क्रिएटर्स ने अपने कंटेंट को उस फॉर्मेट में अडेप्ट किया। लेकिन फैक्ट टैग्स वही अपने पुराने स्टाइल में लॉन्ग वीडियोस बना रहे थे। उनके वीडियोस अब लॉन्ग फॉर्म और रिपीटेटिव होने लगे थे जो उनके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बन गया। अभी के टाइम में उन्होंने अपने कंटेंट और एडिटिंग स्टाइल में चेंजेस तो कर रहे हैं लेकिन उनके व्यूज अब भी पहले जैसे नहीं आ रहे। तो इस लिस्ट में हमने ये 4 यूट्यूबर्स को रखा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में किस यूट्यूबर को होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो ये वीडियो देखना मत भूलना। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी याद से कर देना।